वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों के साथ मैंने कल सब्जेक्ट वाइज नंबर डिवाइड किया था, मतलब कौन से सब्जेक्ट में यूपीएससी में कितने नंबर डिवाइड हैं और मतलब प्री में कितने नंबर के होते हैं, मेंस कितने नंबर का होता है, ये डिस्कस किया था। तो आज हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट वाइज, जो टॉपिक वाइज जो सिलेबस होता है प्री और मेंस के लिए, वो क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट सब्जेक्ट से। मैं इस यूट्यूब चैनल में हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, मतलब कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस प्रॉपर डील करूँगी। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल में। और आप लोगों को मुझसे और भी कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में डीपली और कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। तो देखते हैं, जैसे हिस्ट्री में पहले देखते हैं हम लोग प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में भारत पहला, मतलब इसका पहला टॉपिक होता है भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। हम लोग टॉपिक को आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक सीक्वेंस रहता है। अगर हम लोग उसके हिसाब से पढ़े तो हम लोग को और ज़्यादा ईजी होता है पढ़ाई करने में। तो इसके अंदर देखते हैं हम लोग भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो टॉपिक देखते हैं वो ये होता है कि भारत में जो प्रागैतिहासिक काल में उसके जो प्रमुख सोर्सेस हैं, उसके काल की अवधि और उस काल में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग उस टाइम को एक स्टोन एज बोला जाता था, जिसको मतलब उस टाइम पे बस पत्थरों का यूज़ होता था, जिसको हम लोग स्टोन एज मतलब पाषाण काल का नाम से ही रख दिया गया है, जिसमें तीन टाइप के, मतलब पाषाण काल को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसके बाद आता है ताम्र युग आता है। इसके बाद लौह युग और लौह के प्रभाव, मतलब लौह युग में जो भी लोहे की चीज़ों का आविष्कार हुआ, उसके बाद देखते हैं हम लोग चारागाह और कृषक समुदाय। इसमें नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक लौह युग, भौगोलिक वितरण और उनकी विशेषताएं। मतलब ये जो भी, मतलब नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल जिन भी एरिया में फैले हुए थे, उनकी भौगोलिक स्थिति और उनकी विशेषताएं भी देखते हैं। इसके बाद आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, उनके प्रमुख शहर और उन शहर को जिस टेक्नोलॉजी से बसाया गया था उसके बारे में। हड़प्पा आंतरिक और विदेश व्यापार, यहाँ पे व्यापार किस प्रकार से होते थे, कृषि किस प्रकार से होती थी, वहाँ पे किन किन जानवरों को पाला जाता था। इसके साथ साथ वहाँ पर जो शिल्प, जो हाथ मतलब बनाया जाता था, शिल्प, बाट और माप, लिपि और भाषा, हड़प्पाकालीन समाज, वहाँ पे किस प्रकार की समाज व्यवस्था थी। हड़प्पाकालीन धर्म, वहाँ पे किस धर्म का, मतलब किस भगवान को मानने वाले लोग थे। हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था, वहाँ की इकोनॉमिक सिस्टम कैसे थी। हड़प्पाकालीन अंतिम संस्कार, मतलब वहाँ पे मृतकों का संस्कार, अंतिम संस्कार किस प्रकार किया जाता था। हड़प्पाकालीन कला और वास्तुकला, हड़प्पाकालीन संस्कृति का पतन कैसे हुआ। इसके बाद देखेंगे वैदिक कालीन समाज, मतलब आर्यों का घर, वहाँ वो कहाँ पे रहते थे, उनकी संस्कृति कैसी थी। वैदिक ग्रंथ और उपनिषद जो लिखे हुए थे, उनका यूज, वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के पुनर्निर्माण के स्रोत, वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति और उत्तर वैदिक काल की भौगोलिक स्थिति, फिर आर्थिक स्थिति, राजनीतिक संगठन और राजशाही का विकास, सामाजिक संगठन और पूर्ण व्यवस्था, धर्म और विचार। इसके बाद आ जाता है मौर्य काल, मतलब वैदिक काल में आर्यों के काल के बाद मौर्य काल आता है, जिसमें वित्तीय शहरीकरण का युग, राज्यों का गठन और 16 महाजनपद था। इसके अलावा है जनसंघीय गणतंत्र। इसके बाद शहरी केंद्रों का उदय, फिर सिक्कों का विकास किस प्रकार हुआ, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इसके बाद है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास, इसके अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य। इसके बाद इसके अंतर्गत है चंद्रगुप्त बिंदुसार, अर्थशास्त्र मेगस्थनीज, अशोक और उसके उत्तराधिकारी अशोक के शिलालेख और स्थल, अशोक का धर्म, मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और कला, मतलब मौर्य के प्रशासन में वहाँ का अर्थव्यवस्था, वहाँ समाज और कला कैसे कैसे था। फिर मौर्य वंश का पतन किस प्रकार हुआ। मौर्य का साम्राज्य के बाद का साम्राज्य को मौर्योत्तर भारत कहा जाता है, जिसमें हिंद में यवन, शक, पार्थियन, कुषाण का आगमन हुआ था, मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद बाहरी दुनिया के साथ वाणिज्यिक संपर्क, सातवाहन और अन्य विदेशी राजवंश, समाज, जातियों का विकास किस प्रकार हुआ, संगम ग्रंथ और समाज। इसके बाद है कला के केंद्र माधाराय, मथुरा या अमरावती। इसके बाद है गुप्त राजवंश का साम्राज्य, फिर है गुप्तकालीन शासन के स्रोत, गुप्तकालीन राजनीति का इतिहास, फाहियान, गुप्तकालीन प्रशासन, कला और संस्कृति का विकास, गुप्त काल रूप, स्वर्ण युग का काल, आर्थिक स्थिति, गुप्त काल के नगरीय केंद्र। फिर है हर्षवर्धन का काल, जिसमें हर्ष के काल के स्रोत, हर्ष का प्रारंभिक जीवन, हर्ष का प्रशासन, साम्राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी, हर्ष के काल में अर्थव्यवस्था, वेदशांग, समाज, धर्म। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक बचता है वो दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें सातवाहन वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, मदुरई या पांड्य वंश, चोल वंश और है लास्ट है राष्ट्रकूट वंश।
तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। कल मध्यकालीन इतिहास में सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।